सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21 अच्छा दोस्त। बच्चों, पाठ 21 अच्छा दोस्त हम पढ़ चुके थे और हमने बुक के भी अभ्यास कर लिए थे। तो बच्चों, जो भी अभ्यास कल हमने किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमने कल किया था पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको, और एक पहला शब्द हमारे लिए किया हुआ है। पहले शब्द को देख करके हमने समझा कि यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। तो हम यहाँ पे इन शब्दों को लिख करके और इनका एक बार अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हमने जिनका विलोम शब्दों को देखा था वो है ठंडा, ठंडा, ठंडा। ठंडा का विलोम यानी उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा गरम। तो हम यहाँ लिखेंगे ग-र-म, गरम। उसके बाद हमारे पास है ऊंचा, ऊंचा। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ऊंचा तो उसका विलोम शब्द होगा नीचा। तो हम लिखेंगे नीचा, न पर बड़ी की मात्रा, नीचा। उसके बाद है खुश, खुश का दुख, खुश, खुश का दुख। खुश का विलोम है दुख। उसके बाद आखिरी शब्द है बच्चों नीचे। नीचे का विलोम होगा ऊपर, नीचे, ऊपर, ऊपर। तो बच्चों, हमने कल विलोम शब्द पढ़े थे और इसको हमने पढ़ा था पढ़ो, समझो और लिखो हेडिंग में। यहाँ पे हमने इनको पहले एक उदाहरण दिया हुआ था। एक उदाहरण को पढ़ करके हमने समझा कि जो शब्द यहाँ पे लिखा है वह दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द है या उल्टे अर्थ वाला शब्द है। उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब विलोम शब्द भी होता है या विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द। दोनों के अर्थ एकदम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पहला दिया था ठंडा, गरम, ऊंचा, नीचा, खुश, दुख, नीचे, ऊपर। ठंडा, गरम, ऊंचा, नीचा, खुश, दुख, नीचे, ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, विलोम शब्द में कोई नियम नहीं है। यहाँ पे तो आपको याद करना पड़ेगा, इन शब्दों को आप याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जो दूसरा अभ्यास किया था बच्चों, दूसरे अभ्यास में हमने कुछ और अभ्यास किए थे, जैसे कि पढ़ो और समझो। तो बच्चों, अगले में हमने बहुवचन शब्द देखा था। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे करके दिया हुआ, हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, इन्हें पढ़ करके समझना है, क्योंकि प्रश्न है पढ़ो और समझो। तो आपने चित्र देखा, यह भी हमने कल किया था। एक आंख है, एक यानी एक वचन, और उसके ठीक दूसरी तरफ दो आंखें हैं। और जब एक आंख था तो हम आंख कहेंगे, और एक से दो हो गया तो हम आंखें कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे दो आंख का मतलब बहुवचन या अनेक हो गया। एक से अधिक का मतलब अनेक होता है, चाहे वो कितना भी नंबर में हो। तो यहाँ पे एक था तो हम एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक हो गया तो हम उसे बहुवचन कहेंगे या अनेक कहेंगे। और जब हम एक शब्द को अनेक शब्द में बदलते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि बच्चों, चलिए हम इसे एक बार करके दोहरा लेते हैं। कल भी हमने आपको समझाया था। यहाँ पे शब्द है आँख, आँख। इससे पहले भी हमने बहुवचन शब्दों को देखा है। अब जब हम किसी भी शब्द का बहुवचन शब्द लिखते हैं, आपके सामने एक आँख है तो आँख लिखा है, और दूसरी तरफ दो आँखें बनी हैं और वहाँ पर आँखें लिखा है। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द का आखिरी शब्द होता है, जैसे यहाँ पे ख है, ख में मात्रा क्या है? कोई मात्रा नहीं है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी हम किसी शब्द का किसी भी शब्द का बहुवचन बनाते हैं, उसका एक से अनेक बनाते हैं, तो वहाँ पे हम आखिरी शब्द को दिए गए शब्द के आखिरी वर्ण को देखते हैं, और वर्ण में जो मात्रा लगी होती है उस हिसाब से हम उसको बहुवचन में बदलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, ख में कोई मात्रा नहीं है, और कोई मात्रा के लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जब किसी भी शब्द के आखिरी वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो हम उसके साथ एक ही मात्रा और बिंदी लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं, आँख के सामने आँखें लिखा हुआ है, एक आँख है तो आँख लिखा है, और दो आँख है तो आँखें लिखा है। तो आँख बन जाएगा आँखें, आँखें।
थे। तो यहाँ पे अगर दिए गए शब्द के आखिरी वर्ण पर कोई भी मात्रा नहीं है तो हम उसमें एक ही मात्रा लगाएंगे और अंग की मात्रा बिंदी लगा करके उसको बहुवचन में बदलेंगे। हमारा दूसरा शब्द है बच्चों, देख सकते हैं डंडी। अब डंडी में तो अलग है, डंडी में हमें बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। तो हमने यह भी पढ़ा है बच्चों, जब किसी भी शब्द के आखिरी वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम उसके बाद या लगाते हैं। या पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु या लगाते हैं। उसके अलावा बच्चों जो बड़ी की मात्रा है, जैसे ड पे बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा, जब हम यहाँ लगाते हैं तो ये मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम डन, ड पर बिंदी, डी या, डंडियाँ, ये बन गया डंडियाँ। अब यहाँ पे एक डंडा था, यहाँ पे दो डंडा है, इसलिए ये डंडी से बन गया डंडियाँ। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों, आप देख सकते हो आपके बुक में भी दिया है गिलहरी। अब गिलहरी जो है बच्चों, गिलहरी, अब जो गिलहरी है, गिलहरी में भी हमारे पास आखिरी वर्ण पर कौन सी मात्रा है बच्चों, बड़ी की मात्रा है। और बड़ी की मात्रा के साथ हम किस नियम को लगाते हैं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा के साथ हम या लगाते हैं। जैसे ठीक ऊपर हमने लगाया है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ लगाएंगे ग पे छोटी की मात्रा, गिलहरी, र पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर चंद्र बिंदु। सिर्फ यहाँ और चंद्र बिंदु लिख करके शब्द नहीं बनेगा। एक चीज और हमें ध्यान देना है कि पहले वाली मात्रा को, जो बड़ी की मात्रा थी, उसको हमें छोटी की मात्रा बनानी है। तो ये बन गया गिलहरियाँ। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है बच्चों मूंगफली। म पे बड़े की मात्रा, मूंग, मूंगफली, मूंगफली। अब मूंगफली में भी हमारे पास आखिर में बड़ी ई की मात्रा है, तो बच्चों यहाँ पे भी हम वही करेंगे, या लगाएंगे और ल की मात्रा को छोटी की मात्रा बना देंगे। तो ये बन जाएगा मूंग, मूंग, फ, ल पर छोटी की मात्रा, ली, या, मूंगफलियाँ। ये हो गया मूंगफलियाँ। तो हमने इसको मूंगफलियाँ बना दिया। उसके बाद हमारे पास है चींटियाँ। च पर चींटी, च पर बड़ी की मात्रा और ट पर बड़ी की मात्रा। अब चींटी बच्चों, चींटी में हमारे पास फिर बड़ी की मात्रा है चींटी में, तो हम इस चींटी को चींटियाँ बना देंगे। और जो बड़ी ई की मात्रा है चींटियाँ, चींटियाँ, और जो बड़ी की मात्रा है उसको हम छोटी की मात्रा बना देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने कल इसे पढ़ा था, आज फिर एक बार दोहरा लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे है आँख, आँखें, डंडी, डंडियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ, मूंगफली, मूंगफलियाँ, चींटी, चींटियाँ। इस तरह से बच्चों हमने इन शब्दों के बहुवचन रूप को समझा और किस तरह से हम इनको बदलते हैं वह भी जाना। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अब बच्चों अगले अभ्यास में हमने एक कार्य किया था जिसमें चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ पशुओं या जानवरों के नाम दिए गए हैं और उसके सामने उनके रहने के स्थान दिए गए हैं का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे शेर है, शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में रहता है, इसलिए शेर को हमने गुफा से मिलाया है। और उसके बाद जो चींटी है, चींटी कहाँ रहती है, जमीन के नीचे छेद हो या बिल हो उसमें रहती है। उसके बाद जो बंदर है, बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ में रहता है, इसलिए हमने इसको पेड़ के साथ मिलाया है। उसके बाद मगरमच्छ बच्चों, मगरमच्छ पानी में रहता है, इसलिए हम इसको पानी के साथ मिलाएंगे, यानी तालाब में, नदी में, तालाब में तो नहीं नदी में रहता है, इसलिए हम इसको नदी के साथ मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मधुमक्खी है। हम जानते हैं कि मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। और छत्ता वो कहाँ बनाती है, पेड़ पे बनाती है, बिल्डिंग में बनाती है, कभी कभी हमारे घरों के दीवार पे भी वह बनाती है, या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर छत पे, या मतलब ऊंची ऊंची जगह पे वो लगाती है जहाँ किसी का हाथ ना पहुँच सके, और ऊपर रूफ की तरफ, और घर में भी जो छत होता है उस तरफ वो बनाती है। तो यहाँ पे हमने इनके रहने के स्थान के साथ इनका मिलान किया है। शेर गुफा में रहता है, आप सभी जानते हो शेर जंगल में गुफा में रहता है, आपने गुफा के साथ मिलाया। चींटी छेद बिल कहीं भी जमीन के नीचे मिल जाए, वो हमेशा जमीन के अंदर रहती है, तो उससे हमने मिला दिया। उसके बाद बंदर पेड़ पर रहता है, आपने देखा होगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बंदर कूदता रहता है,
उसके बाद जो मगरमच्छ है वह नदी में रहता है, तो आप नदी के साथ मिलाओगे। और उसके बाद जो मधुमक्खी है वह छत्ते में रहती है, तो यहाँ पेड़ में छत्ता लगा है, उस छत्ते में मधुमक्खी रहती है। तो इस तरह से बच्चों हमने यह भी दोहरा लिया। उसके बाद कल हमने आखिर में एक कविता पढ़ी थी, चलिए एक बार फिर उसे पढ़ लेते हैं। इसकी बोली उसकी बोली, तो कल हमने समझाया नहीं था, सिर्फ पढ़ा था, तो आज इसे हम समझ लेते हैं। बादल गरजा शेर दहाड़ा, बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश होकर चिंघाड़ा, हाथी खुश होकर चिंघाड़ा। कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा, हिन 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 घोड़ा भागा। चिड़िया बोली चींची चूं चूं, गधा जोर से बोला ढेंचू, बोला कौवा कांव कांव कर, तुझसे अच्छा मेरा स्वर। टर 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 मेंढक बोला, तू तो भाई है बड़ बोला। कोयल बोली कुहू कुहू, चीखा गीदड़ हुआ हुआ। क्यों क्यों कर नाचा मोर, चौंका कुत्ता सुनकर शोर। भौं 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 भौंका, बोला आऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों इस तरह से यह कविता थी। इस कविता में हमने तरह तरह की बोलियां सुनी और इसीलिए शायद इस कविता का नाम है इसकी बोली उसकी बोली। पहले चित्र में हम देख सकते हैं घोड़ा है और उसके बाद शेर है और हाथी है। आप सभी जानते हो शेर दहाड़ता है, शेर की दहाड़ एकदम बादल के गर्जन की तरह होती है। जिस तरह से उसका शरीर होता है भारी भरकम, देख करके शक्तिशाली लगता है, डरावना लगता है, उसी तरह उसकी बोली भी भारी भरकम और गंभीर होती है, यानी कि बहुत ही दमदार होती है। तो बादल गरजता है और शेर क्या करता है, दहाड़ता है। हाथी खुश होकर चिंघाड़ता है, जब हाथी बहुत खुश होता है तो अपनी सूंड ओ करके चिंघाड़ता है। आपने उसे चिंघाड़ते हुए देखा भी होगा, मतलब जो हाथी स्वर निकालता है या बोली जो हाथी की होती है उसे हम चिंघाड़ना बोलते हैं। उसके बाद कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, और मुर्गे की भी बोली आपने सुनी है। सबसे पहले कहते हैं सुबह सुबह मुर्गे की बोली से ही सुबह होता है या सवेरा होता है। पहले एक समय में जब घड़ी वगैरह नहीं होती थी तो जब मुर्गा बोलता था तो लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गया है। तो कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, मुर्गा जो है सबसे पहले कुकड़ू कू करके जागता है और जो घोड़ा होता है वो हिन हिन करके हिनहिनाता है। उसकी ध्वनि, उसकी बोली कैसी होती है, हिनहिनाने की बोली होती है। तो बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश हो कर चिंघाड़ा, कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हो पेड़ की डाली पे चिड़िया बैठी है। आप अक्सर चिड़िया को देखे होंगे पेड़ की डाली पे बैठ करके बोल, जैसे भी उसकी बोली है, कोई चींची बोलता है, कोई चूचू बोलता है, कोई सुरीली स्वर में बोलता है। और कौवे की तो टर्टर आपने सुनी कि काँव काँव तो आपने सुनी है, काफ़ी अच्छी नहीं लगती कौवे की काँव काँव, किसी को भी नहीं अच्छी लगती, बहुत तेज बोली होती है और इसलिए कोई नहीं पसंद करता, लेकिन भाई कौवे की बोली है। उसके बाद यहाँ पे कौवा बोला काँव काँव कर, तुझसे अच्छा है मेरा स्वर। टर कर के मेंढक बोला, तू तो भाई है बड़ बोला। तो जो कौवा है वो मेंढक से बोलता है कि उसने काँव काँव करते हुए मेंढक से बोला कि तुमसे अच्छा तो मेरा स्वर है, लेकिन मेंढक ने क्या बोला, तुम तो बड़ बोले। कोई ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तारीफ करता है उसे बड़ बोला बोला जाता है। तो चिड़िया बोली ची ची चू चू, गधा जोर से बोला ढेंचू, गधे की भी ध्वनि आवाज़ आपने सुनी होगी, ढेंचू ढेंचू करता है। उसके बाद कौवा काँव काँव करता है। तो यहाँ पे कौवा काँव काँव करते हुए मेंढक से बोला कि तुमसे अच्छी तो मेरी बोली है। तो मेंढक बोला टर करते हुए, क्योंकि मेंढक बोलता है तो टर करके बोलता है। तो मेंढक बोला कि तुम तो हो बड़ बोले। बड़ बोले मतलब जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है बोलने लायक उनके पास, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उसे हम बड़ बोला बोलते हैं। फिर कोयल बोली कुहू कुहू, बच्चों हमने सुना है कि कोयल की बोली बहुत ही सुरीली होती है। और चीखा गीदड़
हुआ हुआ। और गीदड़ कैसे चीखता है? हुआ हुआ करके चीखता है। केऊ केऊ कर नाचा मोर, और मोर केऊ केऊ करके बोलता है। और जब खुश होता है या फिर वर्षा होती है तो वह खूब अपने पंखों को फैला करके नाचता है। हम सभी जानते हैं कि मोर के पंख बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर लगते हैं। जब वो फैलाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वो अपने पंखों को फैला करके नाचता है। फिर भौं भौं भौंका बोला आऊं। भौं भौं करके कौन बोलता है बच्चों? कुत्ता जो है वो भौं भौं करके बोलता है। और बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। बिल्ली को डराते हुए कुत्ते ने बोला कि म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो बिल्ली ने बोला क्या मैं, आप जानते हो कि जो बिल्ली होती है कुत्ते से डरती है। तो कुत्ता भौंकते भौंकते बोला कि सब लोग इतना शोर मचा रहे थे, तो वो भौंकते हुए गुस्साते हुए बोला कि क्या मैं आऊं। वो डराते हुए कह रहा है कि क्या मैं आऊं। तो पीछे से बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, क्योंकि बिल्ली की बोली म्याऊं म्याऊं होती है, तो वो बोली म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों इस तरह से यह कविता थी, जिसे बहुत ही अच्छी कविता है। आप इसे याद करेंगे और जब भी मौका मिलेगा क्लास में सुनाएंगे, कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ का तो अभ्यास खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। बच्चों प्रश्न उत्तर हमने नहीं किया था, क्योंकि प्रश्न उत्तर हमें नोटबुक में लिखनी है, कार्य पुस्तिका में लिखनी है, इसलिए हम इसको अब आज करेंगे। तो बच्चों प्रश्न था अभ्यास में, पहला प्रश्न ही था प्रश्न उत्तर, जिसे आज हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था? बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था? बच्चों बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। तो चलिए हम इसे लिख करके, इसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करते हैं। आप इसे लिख करके याद करेंगे। तो हमारा प्रश्न उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे पहला प्रश्न है प्रश्नों, ये अभ्यास है, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के क पर एक ही मात्रा के, उत्तर द पर ओ की मात्रा दो। प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बबलू पेड़ के पास। प्रश्न एक बच्चों, प्रश्न एक, बबलू ब ल पर बड़ी की मात्रा लू, बबलू प पर एक ही मात्रा पेड़ के, क पर एक ही मात्रा के, प पर आ की मात्रा पास, पेड़ के पास, बबलू पेड़ के पास मूंगफली मूंगफली क्यों, कपर क्यों बिखेरता, बिखेरना मतलब बच्चों, बिखेरना मतलब फैलाना, बिखेरता, बिखेर त पर आ की मात्रा ता, बिखेरता था, क्यों बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर एक, बबलू ब ल पर बड़े की मात्रा लू, प पर एक की मात्रा पेड़ के पास, क पर एक की मात्रा के, प पर आ की मात्रा पास, मूंगफली मूंगफली क्यों, क पर क्यों बिखेरता, सॉरी क्यों की जगह हम क्या लिखेंगे, उत्तर जब हम लिखेंगे तो बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों की जगह हम लिखेंगे गिलहरियों के लिए। तो बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए, का पर एक ही मात्रा के लिए, बिखेरता बिखेरता था। तो बच्चों आप देख सकते हो कि उत्तर थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन एकदम सिंपल है, बस समझने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है आपको प्रश्न से उत्तर को शुरू करना है। बबलू पेड़ के पास मूंगफली, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद क्यों की जगह आप लिखेंगे गिलहरियों के लिए। आपको कितना उत्तर याद करना, सिर्फ गिलहरियों के लिए, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। तो बच्चों
यहाँ पे हम लिखेंगे बबलू पेड़ के पास मूंगफली, ऊपर से हम लिखेंगे क्यों की जगह हम गिलहरियों के लिए, किसके लिए, गिलहरियों के लिए बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। तो बच्चों यहाँ पे उत्तर हमारा पहला है, बबलू पेड़ पर के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। तो आप इसे अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे, बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। सिर्फ सारा प्रश्न से हमने लिखा है, सिर्फ हमको इतना उत्तर गिलहरियों के लिए याद करना है और उसे क्यों की जगह लिखना है, पूरा ऐसे ही लिखेंगे। और क्योंकि ये उत्तर है, आखिर में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो आपने लिख लिया होगा प्रश्न एक लिख लीजिए, बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। ये है प्रश्न 1। अब हम करेंगे प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हम यहाँ प्रश्न 2 करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। दूसरा प्रश्न है, तब तक आप सोच लीजिए, बबलू बबलू बगीचे में, बगीचे में, म पर एक ही मात्रा में और बिंदी, उदास क्यों बैठा था। क्यों बैठा, ब पर एक ही मात्रा, बैठा था। बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। तो बच्चों हम सभी जानते हैं, जो बबलू है वह रोज पेड़ के पास बैठ करके आमों को देखता रहता। वहाँ पे आम लगा हुआ था। पेड़ किसका पेड़ था, बगीचे में जो उसके घर के पास पेड़ था वह आम का था। तो बबलू का हाथ, जैसा कि हम जानते हैं कि आम का पेड़ बड़ा होता है और फल भी काफ़ी ऊपर होते हैं, तो बबलू का हाथ भी नहीं पहुंच सकता था पेड़ पर और ना ही वह चढ़ करके तोड़ सकता। छोटा बच्चा था, पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता था, गिर जाता या कुछ भी। तो यहाँ पे वह आम नहीं ले पा रहा था, इसलिए वह नीचे उदास बैठा था। तो लेकिन हम लिखेंगे कैसे, बबलू का हाथ, यहाँ पे उत्तर 2, बबलू का हाथ, ह पर आ की मात्रा, हाथ, पेड़ पर लगे पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए वह उदास था। तो बच्चों हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह उदास था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न है, बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। तो हम यहाँ बैठा था भी लिखते, बैठा था, बबलू बैठा था। बबलू का हाथ, बबलू छोटा बच्चा था और आम का पेड़ तो वैसे भी बच्चों बहुत ऊंचा होता है और फल भी बहुत ऊंचे आते हैं। तो बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। तो बच्चों हमने लिख लिया दूसरा प्रश्न है, बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। फिर एक बार हम पढ़ते हैं,
बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। तो बच्चों बहुत ही आसान है, कहानी की तरह आप एक बार कहानी समझ लेंगे तो उत्तर भी लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप दूसरा उत्तर लिखेंगे। चलिए अब हम तीसरा उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों हमारा तीसरा उत्तर है, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। बच्चों हम सभी जानते हैं जो बबलू था उसे आम चाहिए थे और उसके हाथ पे आमों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो गिल्लू ने उसे आम दिए थे। तो बबलू ने गिल्लू का क्यों धन्यवाद किया, क्योंकि गिल्लू ने बबलू को आम दिए थे, इसलिए उसने उसका धन्यवाद किया। तो बच्चों आपने प्रश्न 2 लिख लिया होगा। चलिए हम प्रश्न 3 लिखते हैं। हमारा प्रश्न 3 है, बबलू ने प्रश्न 3 बबलू ने बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं ये उत्तर 3, बबलू ने गिल्लू का, फिर हम प्रश्न से लिखेंगे, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद, बबलू ने गिल्लू, ग पे छोटी की मात्रा, आधा ल और पूरा ल, गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। क्यों की जगह हम उत्तर लिखेंगे, धन्यवाद क्यों की जगह हम उत्तर लिखेंगे, इसलिए, क्यों की जगह हम लिखेंगे इसलिए किया क्योंकि गिल्लू ने उसे आम दिए। इसलिए किया, क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए किया, पे छोटी की मात्रा किया, क्योंकि गिल्लू ने ना पर एक की मात्रा ने उसे आम दिए, आम दिए। हम यहाँ लिखेंगे, प्रश्न है बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। प्रश्न है बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। उत्तर में हम लिखेंगे बबलू ने, प्रश्न से शुरू करेंगे, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि गिल्लू ने उसे आम दिए। तो बच्चों पाठ में भी मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो गिल्लू है वह उदास पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसे आम चाहिए थे। और बच्चों क्योंकि बच्चा था या कोई भी है, पके फल देख करके तो सभी का खाने का मन होता है, तो उसका भी मन हुआ और ठीक उसके घर के सामने आम का पेड़ लगा हुआ था। जब उसने आमों को देखा तो उसे पाने का मन हुआ, लेकिन क्योंकि वो छोटा था और आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं और फल भी ऊंचे लगे होते हैं, तो वह उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था, उनके हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, वह उदास होकर बैठा हुआ था। तो गिल्लू आई, गिल्लू ने पूछा तुम उदास क्यों बैठे हो। तो बबलू ने बताया कि मुझे आम चाहिए, मुझे आम लेने हैं। तो गिल्लू ने, क्योंकि गिल्लू तो फुर्ती से पेड़ पे चढ़ता उतरता रहता था, उसके लिए पेड़ पे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पेड़ पर चढ़ा, अपने दांतों से उसने आम की डंडी को कुतरा, क्योंकि जो आम फल होते हैं पेड़ से एक डंडी के माध्यम से लटक रहे होते हैं, तो उस डंडी को अपने दांत से कुतरा और आम को तोड़ करके नीचे गिरा दिया। तो बच्चों इस तरह से बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद इसीलिए किया क्योंकि गिल्लू ने उसे आम दिए। तो आम देने की वजह से ही बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद किया। तो बच्चों हमारा एक और प्रश्न बचा है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज के लिए बस इतना, लेकिन हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा
और लिखा बच्चों, और जो दोहराया था उसे फिर एक बार पढ़ करके लिख करके आप दोहरा लेंगे। इन प्रश्नों को अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे और इनको भी आप याद करेंगे। तो बच्चों कोई भी चीज़ लिख करके याद करने से हम कभी भूलते नहीं, इसलिए कोशिश करिए कि हम भाषा है, भाषा को लिख करके फिर याद करें। लिखने से हमें लिखना आता है और पढ़ना आता है, और हम कभी भी लिखने में फिर गलती नहीं करते। तो बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर को आप याद कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद अगले वीडियो में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।